इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार के कार्यक्रम में। आज जिनकी कुंडली जो मैंने कमेंट के माध्यम से चुनी है, नाम है इनका रोहित सतपुते, 7 जुलाई 2000, 16:54, मुंबई महाराष्ट्र। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आया, सर्दी लग जाती है इस वजह से। आइए इनकी कुंडली में सबसे पहले मैं आपको इनका पंचांग बता देता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। लगातार कुंडलियों के विश्लेषण के माध्यम से ही आपको छोटे छोटे सूत्र भी मैं बता दिया करूंगा। आप कार्यक्रम में एक जन लिखे हैं कि आप छोटे छोटे सूत्र बताया करिए, पर अभी फिलहाल हमें इस पे ध्यान ज्यादा देना है कि कैसे कुंडली को देखना सीखा जाए। वृश्चिक लग्न की कुंडली, ये मूलतः 8 नंबर यहाँ की राशि जो लग्न में बनी है, स्थिर राशि के लिए भाग्य भाव जो होता है वो बाधक भाव के रूप में उपस्थित हो जाता है, या भाग्य भाव में जो राशि बनती है वो बाधक राशि कई बार हो जाती है। आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिणायन आषाढ़ माह में आपका जन्म हुआ है, और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह भी होते हैं। 9वां भाव बाधक भाव बन जाता है, मैंने जैसे बात करी। और इस कुंडली के लिए धन और पंचम भाव के अधिपति गुरु होते हैं। शुक्र जो होते हैं वो इस कुंडली के लिए मारक प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। इस कुंडली में शनि बहुत अच्छे नहीं होते, चतुर्थ और तृतीय के अधिपति होने के कारण यहाँ पे वो सामान्य से थोड़े कमजोर हो जाते हैं। इनकी दशाएं व्यक्ति के या जातक के जीवन में कष्टदायक भी कई बार होती है, कष्ट देने वाली होती है, खास करके तब जब वो, अगर जैसे यहाँ पे गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, तो अगर कोई भी ग्रह, जैसे अभी इनकी कुंडली में गुरु की दशा नहीं, राहु की दशा चल रही है, राहु के बाद गुरु आएंगे, तो गुरु की दशा जब चलेगी तो ये गुरु इनकी कुंडली के लिए बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि पंचम और द्वितीय के अधिपति, अच्छे भाव के अधिपति, तो व्यक्ति अपना खुद का काम भी कर सकता है। दूसरी बात कि ये गुरु जो है वो शनि के साथ बैठे हैं जो कि चतुर्थ के अधिपति हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं। मैं यहाँ धन और चतुर्थ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि धन भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी है और चतुर्थ भाव में ही शनि की मूल त्रिकोण, तो मूल त्रिकोण राशि का गणना हमें पहले कर लेना चाहिए। तो मूल त्रिकोण राशि, ये दोनों भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं, मिला जुला परिणाम करेंगे, सुख भी देंगे दुख भी देंगे, ये दोनों तरीके का। क्योंकि जो ग्रह दशा में है, अगर वो किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वो मिला जुला असर करता है। और साथ ही साथ उसके अगले भाव में जरा गौर करिए तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये तीनों एक साथ 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग लगा करके बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता है, व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा परेशान करता है मानसिक रूप से। पर मैं इनको सबसे पहले यहाँ पे इनकी कुंडली का पंचांग बता दूं। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का मन चिंतित रहता है और बहुत ज्यादा सवालिया होता है, वो बहुत ज्यादा विचार करता है, जिस चीज पे जितना मंथन नहीं करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कई बार दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं, और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के जन्मे होने के कारण चंद्रमा यहाँ पे पापक हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब वो पापक हो जाएंगे तो मन चिंतित, परेशान, हतप्रभ या थोड़ा अशांत रहता है। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है, ऐश्वर्यशाली होता है, और प्रभाव उत्तरा फाल्गुनी का है। इस कारण से व्यक्ति का जन्म अगर सूर्य के नक्षत्र में हुआ है और परिध योग और गर करण, तो ये दोनों ही चीजें कई बार आपको कष्ट भी देती हैं। हालांकि परिध योग तो ठीक होता है, कष्टदायक नहीं है, लेकिन गर करण भी मैं समझता हूं कि एक सामान्य सा ये प्रभाव होगा। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास राजसिक और तामसिक प्रभाव है। इन दोनों को हटा करके आपको सबसे पहले तो सात्विक बनने का प्रभाव रखना होगा, क्योंकि आप कई बार कुंठा से ग्रसित हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा जहां ऐश्वर्य के पीछे भागेंगे, कई बार लक्ष्य बड़ा ऊंचा बना लेते हैं और मेहनत उतना कर नहीं पाते हैं। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और कई बार प्रोग्रेस करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों के पास भटकना भी पड़ता है, अनुभव कई लोगों के पास जाकर के लेना पड़ता है। ये बात बनती है। लग्नेश के अष्टम भाव में जाने के कारण कई बार आपको जो चीज आसानी से मिल जानी चाहिए वो कई बार मशक्कत करवाती है, देर करवाती है। हालांकि व्यक्ति फिर भी जो है वो बहुत ही
प्रबुद्ध होता है, उसके अनुभव बड़े अनूठे होते हैं, याददाश्त क्षमता बहुत प्रखर होती है, काम बड़ा सलीके से करे और ये बात बनती है। अब आगे बढ़ता हूं इनकी कुंडली में अगर आप गौर करें तो लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, सूर्य बुध और शुक्र का एक साथ बैठना, सूर्य जो है वो दशम के अधिपति, तो ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको आपकी कुंडली में बता दूं तो लग्न और दशम के अधिपति, सप्तम के अधिपति और अष्टम के अधिपति सब एक साथ बैठे हैं। लग्न, दशम, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये एक साथ बैठ गए, यानी कि ये सारे भाव कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और यहां पे शनि जो है ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अब गौर करिए तो यहां पे शनि जो है वो अपने पश्चिम दिशा में ही बैठे हैं, अति विशिष्ट कारक भाव यहां पे दिग्बली हो जाते हैं, तो ये उनका अच्छा क्षेत्र है। इस वजह से आपकी कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा बलवान शनि बन रहे हैं और आपकी कुंडली में उनकी दशा राहु में शनि 2023 से 26 तक चलने वाली है। मैं अगर कहूं तो आप 2000 के हैं, इस दशा का आप संपूर्ण लाभ लेना। अगर ना बन पड़े तो नौकरी और ना बन पड़े तो व्यवसाय। अगर मैं जहां तक समझता हूं तो 2023 में आप 23 साल के हो जाएंगे, फिर भी आपके पास 26 तक की दशा 26 साल तक की होगी। 2026 में आप 26 साल के हो जाएंगे, तो इस आधार पर आपको ये जो 3 साल की दशा रहेगी ये आपके जीवन को निर्णय देने वाली या निर्णयात्मक होगी, क्योंकि केंद्र के अधिपति होकर के मित्र की राशि में बैठे हैं और सामान्यतया सम राशि का, समता का संबंध होता है गुरु और शनि का। और शुक्र जो यहाँ के अधिपति हैं इसके ठीक आगे बैठे हैं, धनदायक भी होगा। तो व्यक्ति उस समय तक चाहे तो एक महाराष्ट्र में तो विवाह भी जल्दी समय पे हो जाए तो विवाह भी करने का योग चलेगा। और साथ ही साथ उसको उस समय आप अगर धन कमाना चाहें तो धन भी कमाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जो चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं शनि बनते हैं और छठे भाव के अधिपति मंगल, इन दोनों का संबंध द्विद्वादश का बन रहा है। इस वजह से नौकरी में थोड़ी सी समस्या मैं देख रहा हूं। दूसरी बात कि आपकी कुंडली में लग्न को गुरु देख रहे हैं जो कि धन के अधिपति हैं, अपना व्यवसाय वे ज्यादा कराते देखे जा रहे हैं, ये बात भी दिखती है। एक तरफ चंद्रमा कर्क राशि के, दूसरी तरफ चंद्रमा धनु राशि कन्या राशि के, जिसपे गुरु का असर है। इस कुंडली के लिए चंद्रमा अच्छे होते हैं और वो एक अच्छे भाव के अधिपति से, पंचम भाव के अधिपति के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, क्रिएटिव होता है व्यक्ति और साथ ही साथ उसके पास गुणकारी तत्वों का प्रभाव होता है। वो बड़ा ही अनुभव से युक्त होता है, उसके बुद्धि की क्षमता बड़ी प्रखर होती है, याददाश्त बड़ी तीव्र होती है, काम करता है और मन लगा करके करे। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपकी कुंडली में लग्न को शनि देख रहे हैं, इस वजह से एक आलस्य का भाव भी देंगे। दूसरे नंबर पे सूर्य और बुध के अष्टम में जाने के कारण व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होगा, बुद्धिमान होता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी कई बार व्यक्ति को काम करना चाहिए और बिल्कुल कर लेना चाहिए। अब एक बात और बता दूं तो उस चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है और उस चंद्रमा को गुरु भी देख रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर मंगल और गुरु के प्रभाव होने के कारण व्यक्ति का कन्विंसिंग कैपेसिटी जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के वो बड़ा अच्छा, और ऊपर से गुरु जो है वो कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, और मंगल जो बैठे हैं वो पुनर्वसु के। अब जरा ध्यान से समझिए, तो कृतिका नक्षत्र के बैठे गुरु जो व्यक्ति को नैतिक बनाएंगे और मंगल बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र के जो व्यक्ति को सांसारिक बनाने के साथ साथ अनुभव से युक्त होने के साथ साथ व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, कन्विंस करता है किसी को ये अच्छे तरीके से, तो यानी कि उसके अंदर शिक्षकीय गुण भी हैं। तो ये काम आप अगर पढ़ाई करने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह का क्षेत्र आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर बाहर जाकर के कोई डिग्री लेना चाहते हैं, विदेश जाकर के कोई संबंध बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपकी कुंडली में बात बनती है। आपने सवाल पूछा है, सवाल इनका कहाँ है, हाँ कैरियर। आपकी कुंडली में इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्रों में जुड़ करके काम जो करने का प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों में आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसमें सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी देख रहा हूं, क्योंकि गुरु भी कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य भी पुनर्वसु के। ये दोनों का नक्षत्र परिवर्तन आपको शिक्षकीय गुणों का या इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक बनने का प्रभाव विकसित करते हैं, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह भी बन सकते हैं। आपकी कुंडली में उसके गुण अच्छे हैं। अगर नहीं हो सके तो आप फर्नीचर आदि का काम भी कर सकते हैं, लकड़ी का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है। दशम स्थान के अधिपति परिवर्तन योग बनाए हैं नक्षत्र का, यह सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। दशम के अधिपति अष्टम में और चंद्रमा से केंद्र में, इस भाव से चंद्रमा केंद्र में है जो कि भाग्य के अधिपति है। इस वजह से इस भाव से शुभग्रह एक बैठा, हालांकि नैसर्गिक रूप से वो शुभग्रह होकर के इस कुंडली के लिए पापक बन रहे हैं, पर फिर भी वो शुभग्रह की राशि में है और लाभेश अपने ही राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास लाभ मिल जाएगा, व्यक्ति सूद पे पैसे चला करके पैसे कमा सकता है,
टेबल के नीचे से घुसखोरी करके पैसे कमा सकता है, सरकार से जुड़ करके पैसे कमा सकता है, अपनी बुद्धि का चौतरफा इस्तेमाल करके व्यक्ति कई जगह से पैसे कमा सकता है। क्योंकि मंगल का प्रभाव चंद्रमा पे, गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे है, तो व्यक्ति की कुंडली में यश, मान, कुल, पद प्रतिष्ठा, पुत्र का प्रेम, संतान का सुख, ये सब मैं देख रहा हूं। साथ ही साथ पंचम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, पंचम भाव के अधिपति गुरु का लग्न को देखना, शनि का लग्न को देखना, सुख के अधिपति का लग्न को, दोनों एक साथ बैठे हैं, यानी कि चतुर्थ और पंचम के अधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये केंद्र में बना। इस वजह से यहां पे व्यक्ति गंभीर है और गंभीर निर्णय लेने वाला है। वो कभी भी किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता और किसी से ठगा जाने वाला नहीं है। चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। ये व्यक्ति के कैरियर को तो एक स्टेबिलिटी देगी ही, क्योंकि वो दशम स्थान से केंद्र में है और बहुत मजबूत होकर के बैठे हैं, वो खराब नहीं बैठे हैं, बड़े ही षडबल में बलवान है। इस वजह से शनि की दशा अच्छी जा सकती है। पंचम और चतुर्थ के अधिपति एक साथ लग्न को देखेंगे तो सुख, समृद्धि, संतान, पुत्र, पत्नी, दाम्पत्य, दादा दादी और कुटुंब का सुख, ये सब मिलेगा। लाभ भी रहेगा, क्योंकि कन्या राशि को देख रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में पेट का रोग या सर्दी आदि की समस्याएं भी कई बार बनती हैं। लग्न को गुरु देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर एक गुरुता देंगे और गुरुत्वाकर्षण का भाव भी रहेगा। नवीं दृष्टि जो है वो नीच की पड़ेगी, इस वजह से पराक्रम ज्यादा करना पड़ता है और कई बार छोटे भाई बहनों से संबंध भी खट्टे मीठे से रहते हैं, ये बात दिख रही है। आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि यहां है, गुरु की दृष्टि यहां है और मंगल की दृष्टि यहां है। तीन तीन ग्रहों का प्रभाव झेल रहा है जन्म कुंडली का तीसरा भाव, वहां पे केतु पहले से बैठे हैं। इस आधार पर आपकी कुंडली में कम्युनिकेशन आपका ठीक होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ करके वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा काम जहां पे कई सारे लोगों को आसानी से आप बता सके, यानी कि इंटरनेट से जुड़ करके नेटवर्क क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम, ये भी आपकी कुंडली में बनता है। बीमा क्षेत्र से संबंधित अपना विस्तार करना हो, कोई प्राइवेट एजेंसी के मालिक बन जाइए, दूसरों को नौकरी दिलवाने का काम, मैन पावर सप्लाई का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में एक साथ बड़ा एक्टिव बन गया। ये आपकी कुंडली कैरियर वाली थी। गवर्नमेंट जॉब के योग आपकी कुंडली में कई बार मिल करके ना मिले, ऐसा है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति धन लग्न को देख रहे हैं और लग्न के अधिपति अष्टम में, और उस भाव से चंद्रमा केंद्र में, उस भाव से तृतीय भाव में पापग्रह की राशि बनी है जिसके अधिपति लग्न को देख रहे हैं, तो सुख तो है और पैतृक संपत्ति का भाव भी आपकी कुंडली में मिल रहा है, पर वो एक सामान्य मिल रहा है। मतलब धन की स्थिति आपकी कुंडली में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहेगी, जो कि जैसे अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में वही गुरु और चंद्रमा यहां बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को सार्वभौमिक सुख मिलता है। मंगल, बुध और सूर्य यहां पे बैठे हैं, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ व्यक्ति को संपूर्ण अपने आसपास के क्षेत्र में यशोवान और कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना देते हैं। शुक्र यहां पे बैठ करके देखें, दाम्पत्य में कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, और यह गुरु और शुक्र और चंद्रमा के केंद्र में होने के कारण दाम्पत्य कभी टूटता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी है, चाहे कितना भी खराब हो जाए, क्योंकि शनि यहाँ पे साहस देते रहेंगे। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। मैं अभी भी सर्दी में हूं। मंगल और बुध 12 में, ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मंगल से संबंधित कारोबार, दशम स्थान के अधिपति शुक्र उच्चस्थ हो रहे हैं गुरु राहु के साथ, व्यक्ति का पराक्रम हमेशा रहेगा, वो कभी भी थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, चूकेगा नहीं और अपने पराक्रम का संपूर्ण परिणाम भी प्राप्त करेगा। और एक बात और बताता हूं, तो चंद्रमा यहां बैठे हैं, आप अपना काम भी कर लेना, प्राइवेट नौकरी करने से बचना चाहिए, खुद का काम आपको ज्यादा सूट करेगा। अगर नौकरी ना लगे तो हो सके तो मैंने जो भी कहा है वो आप अपने व्यवसाय पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खुद के लिए काम करिए, अनुभव इकट्ठा करिए, कुछ दिन दूसरों के पास रह करके, पर अपना काम भी जरूर कर लेना चाहिए। आप गौशाला खोल सकते हैं, आप समाज के लिए वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं, आप जो है वो जल विभाग के लिए, जल से संबंधित जो काम होता है, जल बचाने से संबंधित, पर्यावरण को संतुलित करने के पीछे आप काम कर सकते हैं। सबसे अधिक वृक्ष लगाने का आप जो है वो पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, पुरस्कार भी दिलवाते हैं, ऐसी स्थिति है। एकादशवें भाव में चंद्रमा का बैठना व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। गायों की सेवा, गौशाला, पशुओं को बचाने का काम, धर्म के लिए काम करना, किसी धर्म ऐसे संस्था से जुड़ जाना जहां पे धार्मिक कृत्य ज्यादा होते हों। गणेश जी के मंदिर का ट्रस्टी बन जाइए, आसपास कोई मंदिर हो उसके किसी भी सार्वजनिक माहौल में अपने आप को ढालने का प्रयास करिए। ये आपकी कुंडली में ऐसी चीजें बन रही है। अगला सवाल आपने पूछा है हेल्थ। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में लगने षष्टम में बैठे हैं, इस वजह से कई बार कुत्ता काट दे, सर्प बिच्छू दंश हो जाए, वृश्चिक जो होता है जैसे सर्प दंश, क्या कोई भी विष वाला जानवर काट देता है,
इससे बचना चाहिए। शोषण होता है, इस वजह से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। कई बार आप पुरुष ही आपके प्रति जो है वो समर्पित हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। नदी में ना जाइए, तालाब में ना जाइए, ऊंचाई पे मत जाइए, पोखरा में मत नहाइए, इन सब चीज़ों पे बचना चाहिए। यात्रा से बचना चाहिए। किसी का दिया हुआ मत खाइए, नज़र दोष कई बार लग जाता है। ये सब चीज़ें कोई देख के कह दे कि बड़ा सुंदर है तो तुरंत ही नज़र लग जाए, ऐसी स्थितियाँ बनती है। किसी पे भरोसा जल्दी मत करिए, यात्रा में किसी पे भरोसा मत करिए, किसी भी पराये लोगों पे उससे संपर्क जो है वो बनाने में बचना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा संतुलित करके रखना पड़ता है अष्टम के मंगल, ये बात बनती है। पर आयु है आपके पास, आयु बहुत अच्छी है, लग्न को शनि देख रहा है, आयु है, उसमें कोई समस्या नहीं है। कौन सी महादशा का फल अच्छा मिलेगा? आपकी कुंडली के हिसाब से शनि की दशा का फल अच्छा मिलेगा, कमजोर होने के बावजूद भी। गुरु भी अच्छे परिणाम करेंगे, आपकी कुंडली में राहु भी अच्छे परिणाम करेंगे। और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ये जो चारों ग्रह जो बैठे हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, ये सब अवस्था में अनुभव लेकर के बैठे हैं, पर उनको बल देने की आवश्यकता है। आपको मंदिर का दर्शन, मंदिर को धोने का काम, गाय की सेवा और पशुओं की सेवा, तोता पालने का काम, या पंछियों को, जो पाले गए पंछी हैं उनका पिंजड़ा खरीद करके उनको छोड़वा दीजिए, ये काम कर लेना चाहिए। अपने अंदर नैतिक तत्वों का पालन करिए, ये काम करना चाहिए। राहु की दशा चल रही है अभी, लाजवर्त धारण करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपकी कुंडली के लिए 4 और 6 अंक अच्छे हो सकते हैं। इस कुंडली के लिए मीन राशि और कर्क राशि अच्छी होती है। ये सारी चीजें बन रही हैं आपकी कुंडली में। मैं जो देख रहा हूँ उसमें शनि भी बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। सारे ग्रह या तो मृत है या फिर मृतप्राय हैं, तो इसमें आपको बल लगाने की आवश्यकता होगी। और मैं एक बात और भी कह दूं तो शनि, राहु, शुक्र, ये सब मृतप्राय है। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर जो है वो अनुशासन भी बढ़ाना है, हमें अपने आप को एक्टिव भी करना है धर्म के प्रति, हमें मेहनत भी करनी है, मशक्कत भी करनी है। आप आसानी से कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते, कई बार ऐसी स्थितियां। लेकिन एक बात मैंने जो छोटे से ज्योतिषीय कैरियर में अनुभव करा है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर वृद्ध हो ग्रह या मृतप्राय हो, फिर भी वो कई बार बहुत अच्छे परिणाम किए हैं। और ऐसी कई कुंडलियां मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जहां पे उनकी कुंडली में सारे ग्रह मृत या वृद्धप्राय थे, लेकिन फिर भी वो जातक बड़ा अच्छा लाभ किया है और बहुत बेहतर परिणाम किया है। तो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में भी बन रही है। दशमांश कुंडली में केंद्र में को चंद्रमा देख रहे हैं, लग्न के अधिपति शनि जो है वो धन भाव में बैठे हैं, आपके पास धन है, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, पिता सपोर्ट कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल उनसे लेकर के भी आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मेरी, आप लोगों को तो पता चल ही जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ये जो संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वो सिर्फ मोह और माया से युक्त होने के कारण मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अपनी सुंदरता पे, अगर आपको अपने धन पे, अगर आपको अपनी विद्वता पे, अगर आपको अपने कुटुंबजनों पे बड़ा ही गुमान हो, तो निसंदेह समझ लेना कि आप उतने ही उलझने वाले हैं या उतने ही उलझ रहे हैं। माता सीता जी ने भगवान राम को यही बात कही थी कि व्यक्ति के नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। किसी भी व्यक्ति के नष्ट होने के 3 कारण। पहला, वो पराई स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है, वो मैं आप में नहीं देख रही हूं। दूसरा, वो मिथ्या भाषण करता है, मतलब झूठ बोलता है, ये मैं आप में नहीं देख रही। पर वो अत्यधिक आतुरता में कई बार क्रोधवशात किसी दूसरे को कई बार वचन दे बैठता है क्रोध में आकर के, या कई बार अत्यधिक जल्दबाजी से युक्त होकर के कोई निर्णय लेता है, तब जाकर के उसके जो नष्ट होने का या उसके नाश होने का कारण बनता है। भगवान राम में ये तीसरे अवगुण का दर्शन माता सीता ने करा था। और अगर व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं तो उसको उसके विनष्ट होने का कारण हो जाता है। ये जो आपकी सुंदरता है, ये जो आपके पास धन है, ये जो आपके पास बंगला है, गाड़ी है, ये जो आपके पास पता नहीं बैंक बैलेंस है, ये सब आपके शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। इनसे जितना ज्यादा दूरी बनेगी
उतना ही ज्यादा परमात्मा से निकटता आती रहेगी। ये बात बहुत समझने वाली है। आप इसके निकट आ रहे हो तो ये नहीं है कि आप परमात्मा से नजदीक जा रहे हो, ना 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 ना, आप उससे दूर जा रहे हैं। चाहे मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। 3 प्रकार के अवगुण अपने जीवन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। मैंने बात कही, अब बाकी आप देख लो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।